कैसा होगा कोरोना महामारी के बाद का भारत? किसकी लगी नजर भारत को? कैसा लगेगा चमकते भारत को उजड़ता देखकर? वैसे भी अभी हिंदुस्तान में भूखमरी, हिंदू मुस्लिम तनाव, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और पुलिस बर्बरता का बाजार गर्म है। ऊपर से मीडिया का घी का तड़का किस ओर ले जाएगा इस संकट की घड़ी में भारत को, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पता नहीं भारत सरकार का क्या आकलन होगा कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन देश के बुद्धिजीवी वर्ग और जिम्मेदार नागरिक जरूर आकलन कर रहे हैं कि चमकते हुए भारत को उजड़ता हुआ भारत देखकर। तो आइए आकलन शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। अभी भारत में पहला सबसे बड़ा मुद्दा है और वो है भूखमरी का। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के पास कितना खाद्य पदार्थ उपलब्ध है जो 138 करोड़ आबादी को 3 वक्त का साधारण खाना, रोटी दाल हर एक आदमी को उपलब्ध करा सके? तो मैं बताता हूं आपको तफसील, डिटेल्स। आज हमारी सालाना कुल खाद्य उत्पादन क्षमता 292 मिलियन टन है। फिर भी देश की 55% यानी 76 करोड़ जनता सिर्फ एक वक्त का खाना खाती है और आबादी के 15% यानी 21 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जिसमें से करीब करीब रोज 27,000 भूख और भूख से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं, जिनमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो फिर आप यकीन किस आंकड़े पर करेंगे? सरकारी आंकड़े खाद्य उत्पादन पर या फिर भूख से मरने वाले संख्या के रिकॉर्ड पर? साथियों, आंकड़े दोनों सही हैं और दुरुस्त हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सरकारी वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, ताकि लोगों तक अनाज 430 ग्राम एक आदमी को, जो इंटरनेशनल माप है जीवित रहने के लिए, नियमित रूप से समय पर पहुंच सके। और आज भारत देश की जो रैंकिंग 102 है भूखमरी में, उसमें कमी आ सके। आइए हम सब मिलकर ऊपर वाले से ये भी प्रार्थना करें, दुआ करें कि यूनाइटेड नेशन का जो आकलन या यूं कहें भविष्यवाणी आई है कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बारे में दुनिया के लिए, कि अगले 3 महीने में दुनिया में रोज 3 लाख लोग भूख से मरेंगे, उसकी ये भविष्यवाणी गलत हो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही रोज करीब करीब 27,000 लोग भूख से उत्पन्न समस्या से मरते हैं। वैसे भी अब हम कृषि प्रधान देश भी नहीं रहे, क्योंकि 1947 में जहां हम जीडीपी का 54% कृषि पर निर्भर थे, आज सिर्फ और सिर्फ 12% ही कृषि पर निर्भर है। फिर भी कृषि उत्पादन आंकड़े अभी भी ये बताते हैं कि जीडीपी का 12% का उपज भी काफ़ी है भारतवासियों को 2 वक्त का खाना देने के लिए, अगर सरकार ईमानदारी और गंभीरता से इस समस्या को ले। दूसरा बड़ा मुद्दा आपसी तनाव, मतलब हिंदू मुस्लिम का। वैसे तो ये विवाद आज का नहीं है, पर लगता है और ऊपर वाले ने इस आपसी विवाद को भी कोरोना महामारी के दौरान अपने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, जिसका उदाहरण पूरे देश में खासकर पुलिस द्वारा, और वो भी बिना वर्दी के, सिर्फ और सिर्फ लाठी लिए गरीब किसान, मजदूर, महिला पर बर्बरता से प्रहार किया जाना सभी बुद्धिजीवी और सेकुलर समाज को दिख रहा है। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि ये अपने चरम सीमा पर आ पहुंचा है,
तो फिर समाधान भी अब ज़रूर निकल आना चाहिए, क्योंकि आज अधिकतर देशवासियों की फिक्र और ज़रूरत 2 वक्त का खाना, शरीर ढकने के लिए कपड़ा और पक्का न सही अपनी झोपड़ी है। और जब इस कोरोना महामारी के अंत होने के बाद, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर चुके होंगे, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर होगा, कारोबार अपने सदी के सबसे निचले यानी मंदी के स्तर पर पहुंच चुका होगा, तो स्वाभाविक है लोग हिंदू मुस्लिम तनाव का राजनीतिक पाठ भूलकर आपसी मेल जोल, सौहार्द की खोज में निकलेंगे और चरम सीमा पर पहुंचा तनाव कम हो जाए। तीसरा जटिल मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी दर भी अब बढ़कर करीब 25% हो गई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अप्रैल महीने में करीब 1,40,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। और कोरोना महामारी की वजह से अनुमान है कि अगले कई महीनों तक इसमें बढ़ोतरी ही होनी है, क्योंकि महामारी के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का वहां के सरकारों और मालिकों द्वारा घोर अपमान या यातना भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली है आने वाले समय में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन यूनिट और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी आपको हजारों सोशल मीडिया पर वीडियोस मिलेंगे जो ये दर्शाता है कि मजदूर अपने घर पहुंचने के बाद अगले कुछ महीने अपना राज्य छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, जिसका असर बड़े बड़े शहरों में, खासकर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में बहुत पड़ेगा। और चूंकि बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है और न ही वहाँ कोई नया कल कारखाना लग रहा है, इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराध की घटना भूख मिटाने के लिए बहुत बढ़ जाए। इसलिए मेरी केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर भी समय रहते अभी से ही सोचें। और चौथा, जनसंख्या बढ़ोतरी। दोस्तों, इसको भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर गूगल के आंकड़े देखें तो भारत में अगर अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ रही है तो बहुसंख्यक की आबादी भी कम नहीं हो रही। और करंट के बढ़ोतरी दर के अनुसार बहुसंख्यक की आबादी 2050 ईस्वी में 130 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। वहीं अल्पसंख्यक भी 31 करोड़ का आंकड़ा छू लेंगे। तो फिर जनसंख्या वृद्धि पर अनाप शनाप बोल भी राजनीति से प्रेरित ही माना जाना चाहिए। हम सभी को मालूम है हमारी जीडीपी पहले से ही खराब थी और अब तो हमारा जीडीपी माइनस में है और इसको प्लस में लाने के लिए वर्षों का समय लगेगा। फिर भी इस संकट के समाधान पर भी एक नजर डालते हैं। वैसे भी इस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के समाधान अब बहुत ही सीमित बचे हैं और फिर भी अगर सरकार जल्द से जल्द ये 10 कदम उठाए कि देश के मंदिरों से अपील कर 2000 से 4000 टन सोना और बैंक में रखे कुछ पैसे कुछ समय के लिए सरकार को मिल जाए। एक उदाहरण सिर्फ पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो केरल राज्य में स्थित है, उसके 6 दरवाजों में से रखे हुए एक दरवाजों में रखा हुआ जेवरात सरकार को मिल जाए तो भारत की आर्थिक मंदी तो दूर हो ही जाएगी, साथ साथ अर्थव्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दूसरा,
देश के 25-30 बड़े उद्योगपति पर गिफ्ट टैक्स लगाकर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। तीसरा, गंगा सफाई का इस साल का बजट कोरोना जैसे महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी पर खर्च किया जाए। चौथा, प्रस्तावित संसद भवन राष्ट्रपति भवन का बजट भी इस उत्पन्न आर्थिक मंदी में खर्च किया जाना चाहिए। पांचवा, रेलवे के स्क्रैप को बेचकर भी सरकार हजारों करोड़ का पैसा इकट्ठा कर सकती है। छठा, बीफ एक्सपोर्ट पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने से भी हजारों करोड़ का धन इकट्ठा किया जा सकता है। सातवां, भगोड़े व्यापारी से बातचीत कर जितना भी पैसा हो सके वापस लिया जाए। आठवां, तेल कंपनी से भी अभी के मुनाफे का आधा मुनाफा लिया जाना चाहिए। 9, इनकम टैक्स रिफंड में अगले कुछ सालों तक ब्याज तक देना बंद कर देना चाहिए। और 10वां, अगले 1 साल तक विदेशों से आने वाले मुद्रा पर 0.5 से 1% का टैक्स लगाना चाहिए। और आखिर में सबसे 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 महत्वपूर्ण, देश की मीडिया और तथाकथित धर्म गुरुओं पर अंकुश, जो छोटे से छोटे बातों को बिना किसी पुख्ता सबूत के सिर्फ सूत्रों का हवाला देकर जनता को गुमराह करना से रोकना अत्यंत जरूरी है। साथ साथ न्यायालयों पर से आम लोगों का घटता विश्वास को जीतना भी इस मंदी में बहुत बड़ा कदम होगा। और चलते चलते एक और रिक्वेस्ट, अनुरोध मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है जो ये एपिसोड देख रहे हैं कि हम इस ज़मीन पर सबसे भाग्यशाली इंसान हैं जिससे 3 टाइम का खाना ऊपर वाले ने उपलब्ध कराया है। इसलिए खाने को बर्बाद न करें और बचे हुए खाने को किसी ऐसे इंसान को दें जो वास्तव में भूखा है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसको फॉरवर्ड करिए, इस पे कमेंट भेजें और फेसबुक पे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।